जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका इस फैमिली, आपका इस परिवार पर। तो आज बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस का अंतर स्पष्ट करें वीवीआई क्वेश्चन को लेके हम आए हैं। पहला जो है आप लोग के बीच वायव्य और अवायव्य शोषण में अंतर। पहला जो है वायव्य और अवायव्य शोषण में अंतर, तो यहाँ पर हम लोग बारीकी से देखेंगे वायव्य और अवायव्य शोषण में क्या अंतर है। पहला है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि सबसे पहली बात यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उपस्थिति में वायव्य शोषण जो है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है अवायव्य शोषण को। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा वायव्य शोषण में 2 नंबर में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है, और वायव्य शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। उसके बाद अगर जो आप यहाँ पे देखिए तीसरा अंतर, इसमें अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होता है। वायव्य शोषण में जो होता है अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होता है, जबकि यही चीज अगर जब बात किया जाए हम वो वायव्य शोषण, इसमें कम ऊर्जा उत्सर्जित होता है। यहाँ पे देखिए इसमें कम ऊर्जा उत्सर्जित होता है, यानी कम ऊर्जा निकलता है। और इसमें कितना निकलता है ये भी है वायव्य शोषण में। चौथा नंबर में है, इसमें एटीपी का 38 अणु बनता है। ठीक है, 38 अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें मात्र एटीपी का 2 अणु, देखिए है ना, 2 अणु ही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह श्वसन कोशिका द्रव में होता है। आपका यह कोशिका द्रव में है ये वाला, और ये वाला माइटोकॉन्ड्रियम। वायव्य शोषण माइटोकॉन्ड्रियम, वो वायव्य शोषण कोशिका द्रव में। और छठा नंबर लास्ट नंबर है प्यारे बच्चों, यह करा यह इनका अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा होता है। किसका, वायव्य शोषण का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा होता है, जबकि इसका अंतिम उत्पाद जो होता है इथेनॉल होता है वायव्य का, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा जो है अंतर स्पष्ट वीवीआई प्रश्न में से एक है, दूसरा है साबुन और अपमार्जक में अंतर। देखिए करा साबुन यह उच्च वसा के अम्लों के सोडियम लवण है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा परेशानी हो गया था। यहाँ पे देखिए करा ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, सोडियम लवण है, या लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। तो यहाँ पर यह एक अंतर हो गया अपमार्जक में। उसके बाद यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है। साबुन जो है करा कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है, या कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है अपमार्जक। ये भी हो गया अंतर। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आगे का जो है 3 नंबर, यह साफ सफाई कम ठीक तरह से करता है। यानी कि ये कम क्या, कम नहीं लगाए का काम ठीक तरह से नहीं करता। ठीक है, या यह साफ सफाई का काम ठीक तरह से नहीं करता है, यह साफ सफाई का काम ठीक तरह से करता है, अच्छी तरह से करता है, यह भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो यहाँ आप लोग के बीच है, दूसरा है यह जल में कम घुलनशील है, यह जल में कम घुलनशील है, और जबकि 4 नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यह जल में अधिक घुलनशील है। उसके बाद अगर जब बात किया जाए, इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है। ठीक है, साबुन में आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है, अब मान लो आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है, ये हो जाएगा। आगे फिर है और है इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, जबकि इसका जलीय घोल उदासीन होता है अपमार्जक का। इसका निर्माण वनस्पति तेलों या फिर जंतुओं से बनता है। इसका निर्माण कोयले, पेट्रोलियम प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनता है। उसके बाद देखिएगा आगे और लास्ट है, इसका आयनिक सिरा COO अनीय प्लस होता है, सिंगल बॉन्ड COO अनीय प्लस, जबकि इसके आयनिक सिरा यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा
सिंगल बॉन्ड SO-3 Na या फिर SO4 Na होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है प्यारे बच्चों कि अब परमाणु संख्या पर आधारित कौन, आधुनिक आवर्त सारणी, जबकि मेंडलीव साहब ने परमाणु द्रव्यमान पर ये इसको सजाया था आवर्त सारणी को। दूसरा देखिएगा यहाँ पे, दूसरा जो है इसमें कुल 7 क्षैतिज और 18 उदग्र है। आधुनिक वाला 7 क्षैतिज 18 उदग्र, जबकि अगर जब बात किया जाए मेंडलीव में करा इसमें कुल 6 क्षैतिज और 8 ही उदग्र स्तंभ थे। ठीक है, 6 क्षैतिज 8 उदग्र इसमें, जबकि 7 क्षैतिज 18 उदग्र थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, करा है इसमें अभिक्रिया गैसों को, अक्रिय गैस अभिक्रिया, इसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। देखिए 18वें समूह में रखा गया, और इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थानीय नहीं था। किसमें? मेंडलीव साहब में। उसके बाद है यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। कौन? आधुनिक आवर्त सारणी। यह आवर्त सारणी का लघुत्तम रूप है, छोटा रूप है। उसके बाद लास्ट है, इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष मुक्त है, इसमें कई दोष है। ये हो गया आपका। और लास्ट बचा है अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जरा यह लाल रंग का होता है या हल्के पीले रंग का होता है, कोई दिक्कत डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, रुधिर में निकलाल रक्त कनिकाएं में, लसिका में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें रक्त कनिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाया जाता है। किसमें? इसमें जो है रक्त कनिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है, और इसमें लसिकाओं में रक्त कनिकाएं नहीं पाया जाता है। आगे चलते हम लोग। आगे यह हृदय से सभी अंगों तक बहता है तथा वापस आ जाता है। कौन? रक्त, रुधिर। करा यह केवल एक ही दिशा में, या केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात उत्तक से हृदय की ओर, उत्तक से हृदय की ओर। लास्ट टॉपिक है इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें रक्त प्रोटीन नहीं पाया जाता है, फाइब्रोजिन नहीं होता है। ये हो गया इसका अंतर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, धातु और अधातु का रासायनिक गुणों के आधार पर, धातु और धातु में अंतर है। तो चलिए इसको देखते हैं। रासायनिक गुणों के आधार, पहला है यह धातु धनात्मक होते, विद्युत धनात्मक होते हैं। यह धातु जो होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। धातु विद्युत धनात्मक व धातु विद्युत ऋणात्मक होते। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, जबकि वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, और वो धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। आगे है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जबकि वो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। उसके बाद है लास्ट, धातुएं अपकारक होती है और वो धातुएं ऑक्सीकारक होती है। तो इस प्रकार से अंतर था। तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि बिहार बोर्ड से किसी भी बोर्ड से रिलेटेड साइंस की जानकारियां आप लोग को हम देते रहें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।